Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the poem of Derek Walcott, A Far Cry from Africa. सबसे पहले हम बायोग्राफी के हवाले से देखें तो जो डेरिक वॉलकॉट है वो एक सेंट लूशियन पोइट है और ये मिक्स्ड जो है हाइब्रिड आइडेंटिटी का शिकार पोइट है. दैट्स वाई इट विल रिफ्लेक्ट ऑन हिज राइटिंग स्टाइल. और आपको पता है जो डायस्पोरा स्पेशली द पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज़ वो हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं ड्यू टू देयर कल्चर आइडेंटिटी क्राइसिस का. यहाँ पे भी ये पोम जो है रिफ्लेक्ट करेगी. अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल को देखें तो इसमें बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है अफ्रीकन कल्चर को, उसके जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट जो कि व्हेन द वाइट सेटलर मूव्ड टुवर्ड्स अफ्रीका एंड दे tried to occupy their farmlands and try to control their governments. और इस तरीके से मुख्तलिफ जो प्लेसेस पर इन्होंने जब अपना कंट्रोल शो करना शुरू किया. एंड स्पेशली दिस पोम इज़ फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ कीनिया. दैट वॉज द माऊ माऊ अपराइजिंग मूवमेंट जो कि एक पॉपुलर जो ट्राइब था उसने उसका आगाज़ किया जिसका नाम था कोक्यो ट्राइब था. और इसी तरह माऊ माऊ की जो अपराइजिंग हुई थी वो कीनिया के अंदर वाइट सेटलर के अगेंस्ट स्टार्ट हुई. और उन्होंने लेकिन जो पोइट है वो ये इस पोम के थ्रू ये बताना चाह रहा है चाहे क्लोनाइजर हो या क्लोनाइज्ड हो, दोनों साइड पर देवर killing and murdering the innocent people, and all these things created destruction, violence, torture और casualties. और उसमें बहुत से ऐसे लोग थे मासूम जिनका जो ब्लड जो है वो बहा. इसी तरीके से अगर आप थीम्स में देखें तो स्प्लिट आइडेंटिटी है क्योंकि हिज ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग्स टू द इंग्लिश कल्चर एज वेल और अफ्रीका. तो इस जो पोइट था उसकी अफेक्शन जो थी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी थी, अफ्रीका के साथ भी थी, कीनिया के साथ थी और इसके अलावा इसकी अटैचमेंट इंग्लिश कल्चर के साथ भी थी. सो ये मिक्स्ड जो है आइडेंटिटी और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का शिकार था. इसी तरीके से और ये जब सारा ये जो इवेंट हुआ और इसमें इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू से हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग. तो इसकी वजह से वो एंग्जाइटी और आइसोलेशन के एलिमेंट्स में आपको नज़र आएंगे और उसकी बेबसी जो है उसकी राइटिंग स्टाइल से आपको डिपिक्ट होगी जब व्हेन यू विल रीड हिज पोम. कल्चर क्लैशेस दिखाएंगे किस तरीके से इंग्लिश कल्चर और जो अफ्रीकन कल्चर उसके दरमियान क्लैश है. इसी तरह साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करेगी कि ही वॉज इन द कन्फ्यूजन दैट आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, कि मेरा ताल्लुक इन दोनों के साथ, अफ्रीका के साथ भी और इंग्लिश कल्चर के साथ भी. वे शैल आई टर्न डिवाइडेड टू वे, कि मैं किसको कहूँ राइट और हु इज़ रॉन्ग. तो लेकिन इस सब की वजह से क्रूलिटी रिप्रेजेंट हो रही है और वायलेंस दोनों साइडों से, देवर किलिंग द पीपल. और इसके अलावा उसने मुख्तलिफ रेफरेंसेस यूज़ किए इस पोम के अंदर. अगर हम इसकी टोन की तरफ देखें तो इमोशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग में इसने ये पोम लिखी है जिसमें जो पोइट है अपनी अटैचमेंट, अपना लव अपने कंट्री अफ्रीका कीनिया के साथ भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी. सो दिस पोम कंसिस्ट ऑफ द 4 स्टैंजा. और मेजॉरिटी आपको पता है कि मॉडर्न राइटर्स जो हैं दे प्रेफर टू डू इन द फ्री राइटिंग स्टाइल, लाइक फ्री वर्ड्स के स्टाइल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं. दे डोंट लाइक टू फॉलो द सेट रूल्स ऑफ रेगुलेशन इन द पोइट्री. और इसी तरीके से जब पोम के अंदर उन्होंने किसी फोकस करवाना हो राइटर ने रीडर का तो मोस्टली टाइम दे विल यूज़ द पंचुएशन, ग्रामेटिकल मार्क्स इन द पोइट्री, इन द लाइंस. और इसी तरीके से इस पोम के अंदर भी अगर आप देखें तो सेज़ शोर का इस्तेमाल किया होता है, पोजेस का इस्तेमाल, ताकि रीडर जो है कंसंट्रेट करे, फोकस करे. इसी तरीके से स्टाइलिस्टिक फीचर को अगर आप डिस्कस करें तो जेक्स्टा पोजिशन आप देखते हैं कि 2 चीज़ों को कंट्रास्ट किया. इसमें ये होता है पोइट्री के अंदर जब जेक्स्टा पोजिशन का आप एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो 2 चीज़ों को कंट्रास्ट किया जाता है जो नियर अबाउट होती हैं, लेकिन उनका जो कंट्रास्ट होता है इस बेस पे नहीं किया जाता कि बहुत ज़्यादा नियर. जैसे लव एंड डेथ अगर आप देखें तो ये ऑपोजिट है, लेकिन
कॉन्ट्रास्टिंग फीचर के तौर पर, जैसे कॉन्ट्रास्टिंग ड्रेसेस होते हैं, जैसे ग्रीन एंड येलो, ग्रीन और ये हम वाइट एंड ब्लैक का कम्बिनेशन कर रहे होते हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स के अंदर अब नियर अबाउट उसका जो है वो देख रहे होते हैं। इसी तरीके से लाइफ और डेथ को डिस्कस किया उसने कि लाइफ को, और इसके अलावा ब्यूटी ऑफ लाइफ को, कल्चर को रिप्रेजेंट किया, और इसी तरीके से अगलीनेस ऑफ दिस फाइट के एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट किया कि जब मूवमेंट स्टार्ट होती है वाइट सेटलर्स और जो माऊ माऊ ट्राइब, जो ट्राइबल मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई, उसकी वजह से जो वायलेंस हुआ, जो मर्डरिंग हुई, जो क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हुई, वो भी इसमें रिप्रेजेंट हो रही। इसके अलावा क्रॉप्सेस जो हैं, लाशों के ढेर और पैराडाइज, इस किस्म के एलिमेंट्स का इसने इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से अगर आप पैराडॉक्सल फीचर देखें तो आपको पैराडॉक्स नजर आएगा, जैसे कि लाइंस में डेथ इन द क्रॉप्स, लाइफ इन द पैराडाइज आफ्टर द डेथ, कि इस तरीके से दोनों जो है जो लाइफ और डेथ को उसने कंपेयर कर रहा है वो, ठीक है, और लाइफ को, डेथ को, पैराडाइज को और लाशों को, इस सब चीज़ों को आपके एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट होंगे। अलूजन आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अलूजन जो होता है सब टाइम बिब्लिकल रेफरेंसेस भी होते हैं और सम टाइम ग्रीक मिथ, कोई मिथ वगैरह भी इंक्लूड की जा सकती है। यहाँ पे उसने बिब्लिकल रेफरेंस इस्तेमाल किया है, जैसे कि अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वीव्स इट्स लैंड, तो यहाँ पे वो ब्रिटिश का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक बिब्लिकल रेफरेंसेस इस्तेमाल कर रहा है। जैसे जब जो था क्रिश्चियनिटी के अंदर जो पॉन्टेस था उसने जो है एक्नॉलेज तो किया था क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेकिन उसने बेसिकली जो था, लेकिन उसने जो इम्प्लीमेंटेशन के ये एक्टिव पार्ट नहीं किया था इस सारे इवेंट को रोकने के लिए। सूली पे जब जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बिलीफ, तो ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस इवेंट, तो पॉन्टेस का रेफरेंस दिया। इसी तरीके से वो कहता है किसी तरह जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, although they acknowledge that everything is going on like murdering, killing in the Kenya on the surface of the Africa, but they are not acknowledge it और सिर्फ इसे एज अ नॉर्मल इवेंट के तौर पर इसे जो है परसीव कर रहे हैं। इसी तरह हिस्टोग्राफी के हवाले से अगर देखें तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का जिक्र किया गया कि जो वाइट सेटलर यूरोपियन कंट्रीज थे, फ्रांसीसी या जो दे मूव टूवर्ड्स अफ्रीकन लैंड, दे स्टार्टेड द डिस्ट्रक्शन, मर्डरिंग, किलिंग, और जिस तरीके से उन्होंने कैजुअलिटीज़ वहाँ पे की उसकी एग्जांपल वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे होलोकास्ट का इवेंट था, जिन्होंने जो जूइश पीपल थी उनकी कम्युनिटी को जिस तरह नुकसान पहुँचाया, सिमिलरली सेम थिंग हैपेंड विद दिस अफ्रीकन पीपल। और इसी तरह उन्हें एक और हवाला जो दिया वो स्पेनिश सिविल वॉर का, जो कि 1936 टू 1939 में हुई थी, और उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई थी और जिसकी वजह और जितनी मर्डरिंग हुई थी, वायलेंस हुआ था, उसको भी उसका रेफरेंस इसके साथ अटैच किया। अगर हम देखें पर्सोनिफिकेशन को इस पोम के अंदर, तो उसने जो पॉन्टेस था, पॉन्टियस को यूरोपियन सेटलर के साथ उसका पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश की है। जिस तरह पॉन्टेस ने जो जीसस क्राइस्ट थी उनकी जो हैंगिंग को इक्नॉलेज नहीं किया था, और उसके जो हैंड्स थे वॉज फिल अप विद द ब्लड और भरे हुए थे, इसी तरीके से जो खून से भरे हुए थे। इसी तरीके से जो यूरोपियन सेटलर था इनके जो हाथ थे रंगे हुए थे अफ्रीकन लोगों के खून से। इसी तरह मेटाफर में देखें, अगर इसने मेटाफोरिकली भी पोम के अंदर बहुत से एलिमेंट्स यूज़ किए, जिसमें से लाइन एज अफ्रीका, क्योंकि ब्रेवरी के एलिमेंट होता है लाइन, उसको रिप्रेजेंट किया, और जो वॉर्म है एज अ क्लूनाइजर के तौर पर यूज़ किया। इसी तरीके से डिफरेंट सिम्बोलिज्म का भी इस्तेमाल किया, जो कि मॉडर्न पोइट्री का एक अहम फ्यूचर है। आप हमेशा याद रखें कि इस पोम को आपने क्लोनियल और पोस्ट क्लोनियल इफ़ेक्ट्स के हवाले से देखना है कि जब क्लोनियल टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ अफ्रीका के अंदर, उस वक्त कीनिया के अंदर जब माऊ माऊ अपराइजिंग हुई तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़े, ये उस टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से और आप डिफरेंट जो थेरीज़ हैं, होमी के बाबा है, और इसी तरह गायत्री का, अगर कोई यहाँ पे फ्रांस फैनन वगैरह की जो डिफरेंट थेरीज़ हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के हवाले से, यू कैन
यूज़ इट। उनके डिफरेंट जो थीम्स निकालते हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं और साथ साथ उनका रेफरेंसेस, उनकी कोटेशंस वगैरह यहाँ कोट कर सकते हैं। इसी तरह इमेजरी का अगर इस्तेमाल देखें तो आप इमेजिज़म जो है वो भी मॉडर्न पोइट्री का एक अहम, जैसे कि अज़रा पाउंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसी तरीके से आपको यहाँ इमेजरी नज़र आएगी, लेकिन वो दो हवालों से, एक रिलीजियस इमेजरी नज़र आएगी और एक एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल किया। जैसे कि इसने लाइन को रिप्रेजेंट किया था ब्रेवनेस ऑफ अफ्रीकन पीपल, ठीक है, ट्राइबल पीपल, उसको रिप्रेजेंट किया। और इसी तरह जो वॉर्म होता है उसकी मिसाल उसको कंपेयर कर रहा है उसके साथ जो क्लोनाइज़र हैं, जो वाइट सेटलर्स हैं उसके साथ। और आइबिसिस जो है वो एक बर्ड है, ठीक है, जिस तरह वो स्विम कर रहा होता है वाटर पर, उसकी मिसाल दी है कि ये जो लैंड है दैट वाज वेरी ओल्ड लैंड, और इसका जो कल्चर है वाइट सेटलर और अफ्रीकन से भी पहले यहाँ पर हुकूमत जो थी दैट वाज द टाइम ऑफ द एनिमल्स, यहाँ किंगडम था एनिमल्स का, उसको पास लाइफ की तरफ लेके जा रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो लैंड है इस पर सबसे पहले जो थी ऑक्यूपेशन किसकी थी। इसी तरह रिलीजियस इमेजरी का इस्तेमाल करते वो कहता है क्रॉप्सिस पैराडाइज का एलिमेंट, डेथ वगैरह का, इसी तरह जूस का और कर्स वगैरह जैसे वर्ड इस्तेमाल करके एक रिलीजियस जो है एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम, और इसको हम मुख्तलिफ कल्चर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है कल्चर, टू टाइप्स के कल्चर जब आपस में इमर्ज हो रहे होते हैं, जब टाइम होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को शो कर रही है पोम। सो इसको आप मुख्तलिफ स्टाइलिस्टिक फीचर के हिसाब से और इसके साथ साथ आप डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिम्बोलिज़म है, इमेजिज़म है, अरोनिक, एक तरह से अरोनिक वे भी है उन लोगों पर। डेथ जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तो बेसिकली वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्म इज़ अ मेटाफर फॉर द ब्रिटिश कॉलोनाइजर, और जो स्टेटमेंट इन द अरोनिक वे, एक तरह से ना तंज करना, ठीक है, माइल्ड सा होता है, अरोनिक होता है माइल्ड सा, जो एक तंज होता है वो कर रहा है जब वर्म का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरीके से आप उनका जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, उनकी जो डेथ क्रिएट की, डिस्ट्रक्शन उन्होंने अफ्रीकन लैंड पे की, उस सबको वो डिस्कस कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने टाइनी पैलेट का वर्ड यूज़ किया है, जिस तरह एक दो धारियाँ वाले जो एनिमल्स होते हैं उसके साथ भी उसने रिप्रेजेंट वहाँ अफ्रीका के कल्चर को, बेसिक ये सारे जो एलिमेंट्स हैं अफ्रीका के कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं कि अफ्रीका के कल्चर के अंदर जिसको लैंड ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रिप्रेजेंट होती हैं। और जहाँ वाइट चाइल्ड का भी वर्ड एक जो है इस्तेमाल किया है, इट्स मीन वाइट चाइल्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनोसेंट पीपल वर किल्ड इन दिस वॉर। और इसी तरीके से आप इसको मुख्तलिफ जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन in the comment box. I will answer you. Thank you very much.